गुड मॉर्निंग दोस्तों। MIA लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याओं का विस्तार। अर्थात परिमेय संख्याओं के विस्तार के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। और टॉपिक नंबर 2 है परिमेय संख्याओं के स्पेशल गुण। कहने का मतलब इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं के क्या क्या गुण हो सकते हैं। और टॉपिक नंबर 3 है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के बीच ऑपरेशन। कहने का मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बीच में हम ऑपरेशन करने वाले हैं। जैसे कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है संभावित प्रश्न। मेरे कहने का मतलब इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि पिछले अब तक हम लोग जितने टॉपिक कवर कर चुके हैं उन सारे टॉपिक के अंदर कितने सारे क्वेश्चन पैदा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम परिमेय संख्याओं का प्रकार के बारे में बात करते हैं, अर्थात परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या आती है। इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या है प्राकृत संख्या? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहीं प्राकृत लिखा रहेगा, कहीं प्राकृतिक, दोनों एक ही है, इससे कोई टेंशन नहीं है। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे n से सूचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या को हिंदी में अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है जो n से शुरू होता है, इसलिए इसे n से डिनोट करते हैं। तो n बराबर हो गया 1 2 3 4, उसके बाद फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, इस तरह से आता ही जाएगा, अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या का कोई लिमिट नहीं है। तो हमें ये तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और प्राकृतिक संख्या टोटल कितनी है? तो प्राकृतिक संख्या अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिट नहीं है। मेरे कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या अनंत है। अनंत मतलब अनंत दो शब्दों से मिलकर बना है, अन प्लस अंत। अन मतलब नहीं, अंत माने अंत, जिसका अंत नहीं हो सकता उसे अनंत कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या अनंत है, अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले परिमेय संख्याओं की ओर। तो अगला परिमेय संख्या है हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। क्योंकि इसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, ये W से शुरू होता है, इसलिए इसे W से सूचित करते हैं। तो होल नंबर क्या है? 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहली पूर्ण संख्या 0 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और टोटल पूर्ण संख्या कितनी है? क्योंकि जब पूर्ण संख्या की स्टार्ट होगी तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं है। इस तरह से पूर्ण संख्या अनेक है, पूर्ण संख्या अनंत है, इसका लिमिट नहीं है, अनेक है, एक से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अनेक है, अनलिमिटेड है। अब हम बात करते हैं अगले परिमेय संख्या की तरफ। तो अगला परिमेय संख्या है हमारा पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है और इसे जेहलीन भी कहते हैं। तो इसे दो चीजों से सूचित करते हैं, जेड या आई। कहीं कहीं जेड से सूचित करते हैं और कहीं कहीं आई से भी सूचित किया जाता है। तो इसे दोनों चीजों से सूचित कर सकते हैं। तो z बराबर हो गया -3 डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आता ही जाएगा। तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्या में 3 तरह की संख्या आती है। एक माइनस वाला संख्या है, दूसरा प्लस वाला संख्या है और तीसरा 0 है जो दोनों के बीच में है। तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत -3 -2 मतलब सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है और सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है और 0 भी पूर्णांक संख्या है। मतलब कहने का मतलब पूर्णांक संख्या के अंतर्गत तीन तरह की संख्या आती है, एक माइनस वाला संख्या, एक प्लस वाला और एक दोनों के बीच में जो 0 है। तो ये 3 तरह की संख्याएं पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। तो ये पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं अगले परिमेय संख्या की ओर। तो अगला परिमेय संख्या हमारा है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, अर्थात जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ भी ना बचे या 0 बचे। मेरे कहने का मतलब जैसे कि कोई संख्या है
6 है, इसको हम 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने पर कितना बार में खाएगा? 3 बार में खाएगा, 3 बार में खाएगा। तो कुछ भी नहीं बचा शेषफल, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से सम संख्या क्या हो गया? ये 2 से विभाजित हो गया, सम संख्या 2 से विभाजित हो गया। तो 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं और इसे खेल की बोलचाल में दोष भी कहते हैं। काग दोष, जैसे काग होता है ना, 2 पॉइंट रहेगा तो दोष हो गया, 4 पॉइंट रहेगा दोष होगा, 6 पॉइंट रहेगा दोष रहेगा। तो इस तरह से इसकी पहचान क्या है? तो हमें 3 बातें याद रखनी है सम संख्या के बारे में। तो इनकी पहचान ये है, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह सम संख्या कहलाती है। जैसे 10 है, इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। लास्ट वाला अंक देखना है, इकाई अंक मतलब लास्ट वाला दाईं तरफ से देखना है। तो लास्ट में 0 है तो क्या हो गया? ये सम संख्या हो गया। अब जैसे कि 22 है, 22 का लास्ट में क्या है? 2 है, तो 2 मिल गया, इकाई अंक क्या? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या हो गया। जैसे 34 है, 34 का लास्ट में क्या? इकाई अंक क्या? 4 है, तो 4 मैच कर गया, तो 4 क्या है? सम संख्या है। उसी तरह से अगला क्या? 6 है, 36 है, 36 के लास्ट में क्या है? 6 है, तो ये सम संख्या। उसी तरह से 48 है, 48 के लास्ट में क्या है? 8 है, 48 के लास्ट में क्या है? 8 है, तो ये क्या हो गया? सम संख्या। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 ये सब हो तो वह सम संख्या होती है। और सम संख्या को दोष भी कहते हैं। और सम संख्या टोटल कितनी है? अनंत है, अनलिमिटेड है, n प्लस अंत, अन माने नहीं, अंत माने अंत, जिसका अंत नहीं हो सकता। तो सम संख्या का अंत नहीं हो सकता, ये अनंत है, ये बहुत सारी है। अब हम बात करते हैं अगली परिमेय संख्या की तरफ। तो अगली परिमेय संख्या हमारा है, तो अगली परिमेय संख्या हमारा है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर, जिसे 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो, अर्थात इसे 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ न कुछ बच जाए, शेषफल कुछ न कुछ बचे। जैसे हमारा 11 है, तो 11 को हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे, 2 बचे 10, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। तो एक क्या? शेषफल कुछ न कुछ बच गया। तो अगर शेषफल बच जाता है कुछ तो वो विषम संख्या होगी। तो हमको जब भी भाग देना है बार बार 2 ही से भाग देना है। किसी संख्या में अगर वो हमें चेक करना है कि वो विषम संख्या है या नहीं है तो हमें 2 से भाग देना। अगर शेषफल 1 बच गया तो विषम हो गया, शेषफल कुछ नहीं बचा तो सम हो गया। तो विषम संख्या के अंतर्गत हमें 3 बातें याद रखनी है। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? जैसे कि विषम संख्या के इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 होती है। कहने का मतलब वही विषम संख्या, जैसे कि 13 है, तो 13 का इकाई अंक क्या? 3 है, तो ये विषम संख्या होगा। 15 इकाई अंक क्या? 5 है, विषम संख्या होगा। 17 इकाई अंक क्या? 7 है। 91 इसका इकाई अंक 1 है। 99 इसका इकाई अंक क्या? 9 है। तो इस तरह की संख्या क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या की पहचान ये हो गई। तो जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो तो वह संख्या विषम संख्या होती है। और इसे खेल की बोलचाल में काग भी कहते हैं। और ये कितनी है टोटल? अनंत है, इसका कोई लिमिट नहीं, विषम संख्या अनंत है। अब हम बात करते हैं अगले परिमेय संख्या की तरफ। ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के तीनों नाम याद रखना है। इसके टोटल 3 नाम, अभाज्य संख्या के 3 नाम है, अभाज्य संख्या या रूट संख्या या प्राइम नंबर। तो अंग्रेजी में इसे प्राइम नंबर कहा जाता है। हिंदी में इसके 2 नाम है, अभाज्य संख्या और रूट संख्या। तो क्या है अभाज्य संख्या? वैसी संख्या, कैसी संख्या? वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसका 2 गुणनखंड हो, जिसका सिर्फ 2 ठो गुणनखंड हो, तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 5 निकालते हैं, 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 कितना से खाएगा? 5 से खाएगा, एक बार में लगेगा। तो 5 का गुणनखंड क्या हुआ? 5 हुआ और 1 हुआ, इसका 2 ठो गुणनखंड हुआ, तो इसलिए ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या होती है। या ऐसा भी हम कह सकते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, जो एक से भाग लग सकता है और स्वयं से भाग लगता है, खुद से भाग लग सकता है, तो उस तरह की संख्या को क्या कहेंगे? हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 7 के बारे में हम बात करते हैं, तो 7 को हम किससे भाग दे सकते हैं? 7 को हम 1 से भाग दे सकते हैं, 1 7 7, 7 बार में खाएगा, कुछ नहीं बचा तो 7 बार लग गया। 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। फिर 7 को हम 7 से ही भाग दे सकते हैं, जैसे कि 7 से भाग देते हैं तो 1 बार में खाएगा। तो 7 को हम किससे भाग दिए? तो 7 को हम 1 और 7 से, तो 7 को हम किससे भाग दिए? 1 और 7 से। तो ये 1 से भाग लगेगा और 7 से भाग लगेगा और किसी से भाग नहीं लगेगा। 1 से भाग लगेगा और 7 से भाग लगेगा, मतलब स्वयं से, अपने आप से भाग लगेगा। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या आखिर कितनी है। तो अभाज्य संख्या भी अनंत है, इसका कोई लिमिट नहीं है, अभाज्य संख्या अनंत है। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्या के 3 नाम है, तीनों नाम याद रखना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, भाज्य संख्या को यौगिक भी संख्या कहते हैं और कंपोजिट नंबर कहता है। अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं, हिंदी में 2 नाम, भाज्य संख्या और यौगिक संख्या। तो दोनों नाम हमें, तीनों नाम याद रखना है। तो वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कैसी संख्या? वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई संख्या है, मान लो 4 है, तो 4 का गुणनखंड क्या होगा? 2 2
फिर 2 से काटेंगे एक बार में, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया। तो इसके गुणनखंड की बात करते हैं तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 4 का गुणनखंड क्या होगा, 4 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा। तो इसका टोटल 3 गुणनखंड हो गया, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया। तो क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, और ये 1 से भाग लगेगा और 4 से भाग लगेगा और अन्य संख्या से भाग लगेगा, जैसे 2 से 1 से भाग लगे और अन्य संख्या से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे। मतलब इसकी पहचान हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या इसको हम 2 तरीका से परिभाषित कर सकते हैं। पहला क्या है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, यह एक तथा स्वयं और अन्य संख्या से विभाजित होता है। एक से भी विभाजित होता है, एक से भी विभाजित होता है, स्वयं से भी विभाजित होता है, और किसी और दूसरे नंबर से भी विभाजित होता है। और ये टोटल कितनी है, ये अनंत है। अब हम बात करते हैं भिन्न संख्या के बारे में। तो भिन्न संख्या क्या है, तो भिन्न संख्या इस तरह का होता है, 2/3, 3/4। तो ऊपर वाला हिस्सा अंश कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, हर कहलाता है। अंश को अंग्रेजी में न्यूमिनेटर कहते हैं और हर को अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भिन्न संख्या। तो ये सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अब हम इसके कुछ स्पेशल गुण के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या होती है। तो जैसा कि इसका परिभाषा है, वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान 0 नहीं होगा। तो इस तरह की संख्या में अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रूट जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, उस तरह की संख्या आती है। और दशमलव वाली संख्या आती है, वैसी दशमलव, जैसे कि ये वाला दशमलव नहीं आएगा। तो कैसा दशमलव आएगा, 1.21, फिर 1 2, फिर 1 1 1 2, इस तरह से जिसका पैटर्न होता है, इस तरह की संख्या आती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं आती हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो इन संख्याओं को परिमेय संख्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है, परिमेय संख्या का परिभाषा ये है, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जिस संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो इन सारी संख्याओं को भी हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं और यह है 1 2 3 4। तो जैसे कि है 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 या p बाई क्यू। तो p बाई क्यू, यहाँ पे p का मान क्या हुआ 1, q का मान 1। उसी तरह से हम 2 को लिख सकते हैं 2/1, 2/1। तो यहाँ पे क्या होगा, p का मान होगा 2, q का मान होगा 1। उसी तरह से हम 3 को लिख सकते हैं 3/1। तो यहाँ पर 3 होगा p का मान हो जाएगा 3 और q का मान हो जाएगा 1। इसी तरह से हम 4/1, 5/1 लिख सकते हैं। इसीलिए हम जितनी भी प्राकृत संख्या है उसे परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करते हैं अगली संख्या की तरफ। तो हमारा अगली संख्या है पूर्ण संख्या। जैसे कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे W सूचित करते हैं। और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से। 0 1 2 3 4। जैसे कि हमारा है 0, सबसे पहला पूर्ण संख्या। 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि 0/1 तो बराबर क्या हो जाएगा, p बाई क्यू। तो यहाँ p का मान क्या हो गया 0 और q का मान क्या हो गया 1। तो इस तरह से हम पूर्ण संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। उसी तरह से 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। उसी तरह से 2 को लिख सकते हैं 2/1। इसी तरह से 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगली संख्या की तरफ। तो हमारा अगली संख्या है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को z या i से सूचित करते हैं। पूर्णांक को z या i सूचित करते हैं। तो -3 है जैसे, तो -3 को हम लिख सकते हैं -3/1। तो -3/1, तो यहाँ पे p क्या हो गया, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो p का मान -3 हुआ, q का मान 1 हुआ। -3/1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि -3 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस, भाग लग जाएगा, उतना आएगा, -3 आएगा। तो -3 लिखो या -3/1 लिखो। तो इसलिए इसे हम परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। उसी तरह से -2/1, -1/1। 0 को क्या लिख सकते हैं 0/1। 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1। 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1। इसी तरह से 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो ये p बाई क्यू के रूप में हो गया। तो हम इसे परिमेय संख्या के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा अगला है सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। सम संख्या क्या है, इसे हम इवन नंबर कहते हैं।
जैसे 2 4 6 8 10 12, तो इसको हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1, 4 को लिख सकते हैं 4/1, क्योंकि 1 से लिखेंगे तो 1 से भाग देने का मतलब हो गया 4 ही आएगा, इसलिए हम 8 है, 8 को 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 ही आएगा। 8 लिखो या 8/1 लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर इसे PYQ के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत इवन नंबर आ गया। अब हम बात करते हैं ओड नंबर की तरफ। तो हमारा ओड नंबर क्या है, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि हम 1 को लिख सकते हैं 1/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, 5 को लिख सकते हैं 5/1, उसी तरह 7 को लिख सकते हैं 7/1। तो यहाँ पर P का मान क्या हो गया, 7 हो गया, और Q का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो जिस संख्या को PYQ के रूप में हम लिख सकते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। उसी तरह से प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या या रूट संख्या कह सकते हैं। इसे 2/2 है, जैसे कि 2 3 5 7 11 13, तो इन सारी संख्याओं को हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 3 को 3/1, 5 को 5/1, 7 को 7, मतलब P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार से कंपोजिट नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं और भाज्य संख्या भी कहते हैं, तो इसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, 6 को लिख सकते हैं 6/1, 8 को 8/1, 9 को लिख सकते हैं 9/1। तो हमारा यहाँ पर P का मान हो जाएगा 9, Q का मान हो जाएगा 1, क्योंकि हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और एक बात और, इसमें जो है एक के बारे में क्या कह सकते हैं, एक परिमेय है, सॉरी, एक क्या है, भाज्य है या अभाज्य, एक भाज्य है या अभाज्य है, तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, तो एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, दोनों नहीं है। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ, इसका आंसर होगा हाँ। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 क्या है, पूर्ण संख्या में आ गया। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी संख्या पूर्ण संख्या में आ गया। इस तरह से सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। जैसे 0 पूर्ण संख्या है, क्या ये प्राकृत है, नहीं है, तो सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार क्या सभी प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, तो इसका आंसर होगा हाँ। क्यों, क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है, वो सारी संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है, इसलिए हम कह सकते हैं जितनी भी प्राकृत संख्या है उन्हें हम पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, और जितनी भी पूर्णांक संख्या है उसे हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्लस वाला भी है, माइनस वाला भी है, जीरो भी है, तो प्लस वाला है तो इसमें कई तरह की संख्या है, तो इसे सभी पूर्णांक संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं।